Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shivam Pandey and I welcome you all to this lovely platform of विजय सूत्रा। विजय सूत्रा के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे यूपीपी से रिलेटेड जो पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में, या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। ये हमारा काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेट, आप इसको देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर इसको जरूर देखिए, सेशन को एंजॉय करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इससे पहले वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। आपके कमेंट्स मैंने देखे, वो कमेंट्स बहुत ही बेहतरीन थे। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन को। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे और आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जा रहा है। तो हैव अ लुक अपॉन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और आंसर करने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है। गाइस, जब हम यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नागरिकता के बारे में। क्या है सर? नागरिकता के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्गीकृत है? नागरिकता, अगर हम अनुच्छेद 1 के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि सर ये जो अनुच्छेद 1 यहाँ पर है ये हमें और आपको बताता है अबाउट दी सर्टेन थिंग्स। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है ये राज्यों का एक संघ है। अब यहां पर दो नाम आए हैं, एक नाम आया है इंडिया और दूसरा नाम आया है भारत। इंडिया और भारत इस वजह से नाम यहां पर लिया गया है ताकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके बीच किसी भी प्रकार का मतभेद ना पैदा हो सके। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा संविधान निर्माता जो हमारे हुआ करते थे, संविधान सभा जो थी, वहां पर आधुनिक विचारधारा के कुछ लोग थे और कुछ लोग रूढ़िवाद विचारधारा के लोग थे। तो लोगों का कहना था कि हमें हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको नहीं छोड़नी चाहिए और भारत नाम को रखना चाहिए। जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे उनका यह कहना था कि भाई हमें मॉडर्न व्यू, आधुनिक नाम रखना चाहिए जो कि इंडिया है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर मतभेद ना पैदा हो, इस वजह से संविधान सभा ने दोनों ही नाम को यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर एक शब्द आता है संघ, यानी कि यूनियन। जब हम संघ के बारे में बात करते हैं तो संघ से हमारा तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि भारत राज्यों द्वारा बनाया नहीं गया है। भारत का कॉन्सेप्ट पहले से था और जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े, जो रियासतें हुआ करती थी, वह भारत से आकर के मिली हैं। यानी कि जैसे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब वहां पर अमेरिका को आजादी मिली तो जो 14 कॉलोनी हुआ करती थी उन्होंने आपस में एक समझौता किया और एक देश का निर्माण किया। तो इस तरीके से भारत का निर्माण नहीं हुआ है, भारत का कॉन्सेप्ट पहले से था और भारत के साथ आकर के देश जुड़े। इसीलिए जो भी देश भारत से एक बार आकर, जो भी राज्य भारत से आकर के एक बार जुड़ गया, उसके पास अधिकार नहीं है कि वह भारत से अलग हो सके। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। जब हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, तो सिटीजनशिप हमारे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है और भाग 2 में भी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक यहाँ पर आता है। जब हम यहाँ पर बात करें नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 5 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आर्टिकल नंबर 5 यहाँ पर है। इसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, क्या है? भारत की नागरिकता, भारत की
नागरिकता यदि किसी को प्राप्त करनी है तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला बाय बर्थ, कौन सा होता है? बाय बर्थ देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है बाय डेसेंट। तीसरा हमारे पास यहां पर आता है बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है बाय नेचुरलाइजेशन। पांचवा हमारे पास यहां पर आता है बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू टेरिटरी। तो ये कंडीशन हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। तो इस बात को मेरे भाई यहां पर याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये आगे चल के मैं आगे की क्लासेस में आपके साथ बात करूंगा। इसके बाद अगर आप देखोगे हमारे पास भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यहां पर हमारे पास आता है। जब हम 1955 अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो इसको समय समय पर संशोधित किया गया है। जैसे ये हमें देखने के लिए मिलेगा 86 में संशोधन हुआ, 91 में संशोधन हुआ। अभी हाल ही में जो संशोधन देखने के लिए मिला है वो 2019 में यहाँ पर संशोधन हुआ है। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यहाँ पर क्या कहता है? ये कहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां पर जो भी अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में यहां पर किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया। यहां पर सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं इन देशों में, अगर इन देशों के वह अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंतर्गत आए हैं तो उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करी जाएगी। अगर आप हमारे संविधान को देखोगे तो संविधान के जो अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं, इनमें से किसी भी अनुच्छेद में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त करना है और किस तरीके से भारत की नागरिकता को छोड़ना है। तो यहां पर नागरिकता अधिनियम 1955 हमें इन चीजों के बारे में बताता है। इसके अलावा जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी कुछ और भी चीजें। और अगर अनुच्छेद 11 को हम देखते हैं तो अनुच्छेद 11 यहां पर कहता है कि भारतीय संसद जिम्मेदार देखने के लिए मिलती है नागरिकता संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब हम यहां पर नागरिकता के बारे में बात करें तो एक चीज और याद रखिएगा, भारत के नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स, भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार केवल और केवल किसे दिए गए हैं? भारत के नागरिक को ही प्रदान किए गए हैं। अब अगर मैं इन मौलिक अधिकारों के बारे में बात करूं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। अन्य किसी देश के नागरिक को यह अनुच्छेद यहां पर प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का, पॉलिटी का क्वेश्चन फिर से आ गया है। सिटीजनशिप बाय बर्थ इन इंडिया गवर्न्ड बाय विच एक्ट? इंडियन पीनल कोड, सिटीजनशिप एक्ट 1955, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय नागरिकता है, ये भारतीय नागरिकता कौन से अधिनियम द्वारा नियंत्रित करी जाती है? अभी मैंने आपको यहां पर बताया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब एक एक करके यहां पर बात करता हूं। तो सबसे पहले आता है बाय बर्थ। जब हम बाय बर्थ के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं जन्म से,
यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत की सीमा के अंतर्गत हुआ है और उस बच्चे के जन्म के दौरान उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई भी एक यदि भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान करी जाएगी। तो ये एक कंडीशन यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी सिचुएशन के बारे में जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है बाय डेसेंट, यानी कि उत्कार द्वारा। कौन सा होता है? बाय डेसेंट यहां पर देखने के लिए मिलेगा, उत्कार द्वारा। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत की सीमा से बाहर हुआ है और उस बच्चे के जन्म के दौरान उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई भी एक यदि भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान करी जाएगी। ये चीज यहां पर देखने के लिए मिला। तीसरी कंडीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। जब हम रजिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर बात करते हैं तो कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो यहां पर पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमें देखने के लिए मिलते हैं भारतीय मूल के लोग, PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के लोग यहां पर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PIO कौन होता है? जैसे मान लो कोई भारत में रहा हो और फिर वो विदेश में जाकर के सेटल हो गया हो और विदेशी नागरिकता ले लिया हो, अब उसका भारत में आने का मन है, तो ऐसे लोग PIO कहलाते, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर ऐसे लोग जिनके माता पिता दादा दादी परदादा परदादी भारतीय नागरिक हों और आज की डेट में उनके जो वंशज हैं वो विदेश में हो, जैसे ऋषि सुनक, कमला हैरिस, सुंदर पिचई, ये सब क्या है? भारतीय मूल के देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी यहां पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। कैसे मिलेगी? पंजीकरण के माध्यम से दी जाएगी। दूसरे जो देखने के लिए मिलते हैं, पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन। क्लियर? ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों ने क्या किया हो, किसी भारतीय से शादी कर लिया हो, कोई विदेशी व्यक्ति था वो किसी भारतीय से शादी कर लिया तो उस विदेशी व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा मिल जाएगी। तीसरा जो व्यक्ति यहां पर आता है वो होता है माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो एक्स व्यक्ति विदेश गया, उसने अपने बच्चे को विदेश में ही जन्म दिया और विदेशी नागरिकता अपने बच्चे को दिलवा दी, लेकिन वह बच्चा 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ, अभी छोटा है, नाबालिग है। तो ऐसी स्थिति में और वो व्यक्ति चाह रहा है, एक्स व्यक्ति, कि वो भारत लौट आए, लेकिन उसके बच्चे के पास जो नागरिकता है वो विदेशी नागरिकता है, परंतु वो अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवाना चाहता है, तो वो माइनर चाइल्ड होगा, नाबालिग बच्चा देखने के लिए मिलेगा भारतीय माता पिता का। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान करी जा सकती है। ठीक है, चौथे कंडीशन के बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन पे जाने से पहले एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, जब हम पंजीकरण के बारे में बात करते हैं तो पंजीकरण में आपको रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में पूरी करनी होगी, यानी कि भारत में आपको कम से कम 7 वर्ष के लिए रहना पड़ेगा। ये क्या होती है? ये कहलाती है रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन। रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलती है कि आपको कम से कम कितने वर्ष के लिए? कम से कम आपको 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए भारत में रहना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर आती है। इसके अलावा जब हम यहां पे बात करें तो हमें यहां पर और भी कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे और चीजों में क्या क्या है ये भी यहां पर याद रखिएगा आप लोग। जस्ट गिव मी अ मिनट। और चीजों में आपको यहां पर क्या क्या देखने के लिए मिलेगी। यहां पर जब आप रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको भारत की नागरिकता दी जाए,
आप सिर्फ और सिर्फ पंजीकरण का जो फॉर्म होता है वो भरने के लिए एलिजिबल होगे। जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, यूपीपी का आप जब एग्जाम बैठोगे तो एक क्वालिफिकेशन मांगता है, जब वो आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हो, आप नौकरी नहीं क्लेम करते हो। तो ऐसे ही आप 7 साल तक जब रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन भारत में पूरी कर लोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पंजीकरण के लिए योग्य होगे, आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस चीज को याद रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिक रूप से। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, कोई जापान का नागरिक है, उसका भारत से दूर दूर तक कभी कोई संबंध रहा ही नहीं, ना तो उसके माता पिता भारतीय, ना उसके दादा परदादा भारतीय, ना उसने किसी भारतीय से शादी करी है, ना ही वो किसी भारतीय का नाबालिग बच्चा है, लेकिन उसको भारत की नागरिकता लेनी है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, या यूं कहिए जो व्यक्ति जन्म से उत्कार द्वारा या पंजीकरण द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त कर रहा है, तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? प्राकृतिक रूप से यहां पर दी जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको कम से कम 10 वर्ष के लिए भारत में रहना पड़ेगा। और यहां पर प्राकृतिक रूप के लिए ये क्या है? रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, ये चीज हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो इस बात को मेरे भाई यहां पर याद जरूर रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर 2004 इज सिटीजन ओनली इफ ईदर पेरेंट इज इंडियन, both are Indians, or one is citizen and other is not illegal migrant, parents are foreign, या फिर none of the above। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या देखने के लिए मिलेगा? मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति 2004 क्या 2010, 2015, 2016, 2020, 2021, 24, 25, 26, 27, 29 तक नहीं जाएंगे, संशोधन हो गया तो पता नहीं, ठीक है, लेकिन 2026 तक तो यही नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है और उस व्यक्ति के जन्म के दौरान उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई भी एक यदि भारतीय है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान करी जाएगी। लेकिन यहां पर जो दूसरा पेरेंट्स होगा जो भारत का नागरिक नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से भारत ना आया हो, इलीगली घुसपैठिया ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ दी पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन और वन इज सिटीजन एंड अदर नॉट इलीगल माइग्रेंट। दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हो या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। क्या हो जाएगा? बी यहां पर सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर हमसे क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न, सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड बाय, है ना। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? भंग कैसे होगी, नागरिकता कैसे भंग होगी? रिनंसिएशन त्याग से, टर्मिनेशन समाप्ति से, डेप्रीविएशन भी समाप्ति होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो भारत की नागरिकता खत्म करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला रिनंसिएशन, दूसरा टर्मिनेशन, तीसरा डेप्रीविएशन, डिप्राइव करना, किसी को उसकी नागरिकता से क्या रखना? वंचित कर देना, ठीक है। तो ये 3 तरीके यहां पर हमें और आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब मैं इनके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है रिनंसिएट करना। रिनंसिएट का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है और वो अब चाह रहा है कि उसको किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा? भारत की नागरिकता से त्याग कर देगा, ठीक है। तो ये रेनंसिएशन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। तो ये बातें यहां पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, कि अपनी इच्छा थी, अपनी स्वेच्छा थी, अपनी मर्जी से हमने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, ठीक। तो ये तो होगा सही आंसर। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है?
टर्मिनेशन का मतलब देखने के लिए मिलता है, जैसे मान लीजिए भारत में जो है ना दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आप भारत की नागरिकता के नागरिक हो तो आप भारत के ही नागरिक होगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी अन्य देश की भी नागरिकता रख लो। तो कुछ लोग यहाँ पर चालाकी दिखाएंगे कि अरे भैया चलो भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता के साथ साथ यूएसए की नागरिकता ले लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा, 125 करोड़ जनसंख्या है, कौन ही हमारे ऊपर ध्यान देगा। नहीं भाई, जैसे ही पता चलेगा आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी भारत की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से समाप्त या त्याग नहीं करी है और दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, और जैसे ही भारत सरकार को इसकी खबर होगी, भारत सरकार तुरंत आपकी नागरिकता क्या कर देगी, खत्म कर देगी। इसके बाद आते हैं डेप्रीविएशन, यानी कि डिप्राइव करना, वंचित करना। डेप्रीविएशन के कुछ कंडीशन हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर? पहली स्थिति यहां पर देखने के लिए मिलेगी डेप्रीविएशन में कि मान लो किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्रदान करी पंजीकरण के द्वारा या फिर प्राकृतिक रूप से, लेकिन वहां पर जो उसने सर्टिफिकेट दिखाए थे वो सर्टिफिकेट गैर कानूनी है, यानी कि फेक सर्टिफिकेट्स दिखा करके भारत की नागरिकता यदि किसी व्यक्ति ने प्राप्त करी है तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, त्याग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाल ही में भारत की नागरिकता मिली और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर भीतर उसने कोई ऐसा जघन्य अपराध कर दिया जिसकी सजा कम से कम 2 वर्ष की है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यहां पर तीसरी कंडीशन जो हमारे पास आती है वो क्या है, जब हम तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो हमें यहां पर एक चीज देखने के लिए मिलेगी, और वो यहां पर यह है कि सर जब हम भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू टेक द इंडियन सिटीजनशिप और भारत के नागरिक बनते, तो हमारी कुछ उत्तरदायित्व भी होता है ना इस खूबसूरत से देश के प्रति। मान लीजिए हमारा भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में संलिप्त है और उस दौरान कोई भारतीय नागरिक गद्दारी कर रहा है, वह भारत की खुफिया जानकारी को दूसरे देश को सौंप रहा है, तो ऐसी स्थिति में जानकारी मिलने के साथ उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता को स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज है। चौथी कंडीशन यहां पर जो आती है वो क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, पढ़ने गया है, कमाने गया है और 7 साल तक 7 ईयर्स उसकी कोई खोज खबर नहीं है, तो इसका मतलब वो वहां पर सेटल हो गया है और वो कैसा है, उसको नागरिकता की आवश्यकता नहीं। तो तीनों ही यहां पर सही जवाब देखने के लिए मिल जाते हैं। उपरोक्त सभी उत्तर यहां पर कैसे हैं, सही हो जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 5वें प्रश्न पे, और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। विच बॉडी डील्स विद द सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे लगता है ज्योग्राफी के अभी आगे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी आगे हैं, तो यहां पर हमसे सवाल पूछ रहा है, तो आप देखिए और इस सवाल का जवाब यहां पर करिए। अभी मैंने इस सवाल का जवाब आपको अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दिया था कि अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधित यदि कोई भी कानून नियम बनाना है तो यह नियम कायदे कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान करी गई है ये किसको दी गई है, भारतीय संसद को यहाँ पर प्रदान करी गई है। पार्लियामेंट के पास यहाँ पर क्या है, यह शक्ति देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर, देखो यहां पर क्या है, ओसीआई, ओसीआई का मतलब क्या होता है, ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर, ओसीआई कार्ड धारक के पास क्या होता है, वोटिंग अधिकार होता है, डुअल सिटीजनशिप, लिमिटेड राइट्स विदाउट पॉलिटिकल राइट्स, ऑल राइट्स।
देखो इनके पास यहाँ पर कुछ अधिकार देखने के लिए मिलता है, जो भी ओसीआई कार्ड धारक देखने के लिए मिलता है कुछ अधिकार होता है, जैसे मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज विदाउट वीजा, बिना किसी वीजा के भारत में अनगिनत बार आ सकते हो। ओसीआई कौन होता है? ओसीआई कार्ड मिलता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को, जैसे मेरे चाचा है, उनका बेटा है, उसके पास ओसीआई कार्ड है, वो यूएसए में रहते हैं, तो उनके पास ओसीआई कार्ड है, तो वो जो है मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं इंडिया में, जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकते हैं, वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, और जितने दिन चाहे उतने दिन उतने साल भारत में रह भी सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमें यहां पर एक चीज और मिलती है, वो क्या है कि यहां पर ये डायरेक्ट कोई भी ट्रेड या फिर और बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन है। कुछ चीजें लिमिटेड भी करी गई हैं। इनके पास राइट टू वोट नहीं है ना, मताधिकार नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, ये लोग भारत में संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते हैं। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं लेकिन उनको लिमिट किया गया है, लिमिटेड राइट्स विदाउट पॉलिटिकल राइट्स, है ना। कुछ अधिकार यहां पर दिए गए हैं लेकिन लिमिटेड यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स ओनली। देखो भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ये मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के जो नागरिक हैं, जो राज्य है, राज्य अपने नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये बात यहां पर बताई गई है। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16 यहां पर क्या बताता है? अनुच्छेद 16 के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर बताया गया है कि रोजगार के अवसर देते समय राज्य अपने नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 19 पे। 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जैसे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यहां पर दिया गया है अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, यहां पर आजादी दी गई है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, यहां पर आजादी दी गई है राइट टू मेक यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, ये हमें और आपको आजादी देता है कि भारत में हम कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण करने की आजादी दी गई है, लेकिन इस आजादी को संसद के कानून द्वारा रोका जा सकता है। इसके बाद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई आता है, भारत में कहीं पे भी हम लोग बस सकते हैं। डी और ई को संसद विधि द्वारा रोक सकता है अगर किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित के या उत्थान की बात होगी तो। इसके बाद हम आते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ पे, है ना। तो एफ राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान से मतलब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और अब संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 301 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आता है। जी आपको और हमें आजादी देता है कि हम कोई भी व्यापार व्यवसाय यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 29 और 30 के बारे में जब हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं तो आपको यहां पर एक चीज मालूम होनी चाहिए कि सर ये जो अनुच्छेद हैं दोनों 29 और 30, जब इनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो हमें और आपको यहां पर एक चीज देखने के लिए मिल जाती है, और वो चीज यहां पर ये है
कि सर ये अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं और भारतीय नागरिक जो अल्पसंख्यक हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार यहाँ पर इन लोगों को प्रदान किया गया है। ये लोग चाहें तो अपनी भाषा, अपनी लिपि को उसी तरीके से बरकरार रख के चल सकते हैं। ये अल्पसंख्यक चाहें तो अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों को खोल सकते हैं, जहां पर 50% सीट्स ये अपने ही वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करके चल सकते हैं। तो ये कंडीशंस यहाँ पर हमें और आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर? क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो भाई भारत के नागरिक को मिला ही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ अनुच्छेद 14 आर्टिकल नंबर 14, यहां पर दो अधिकार आते हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का सामान्य संरक्षण। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी अनुच्छेद 19 का भाग है, इसको भी किया गया। कल्चरल राइट्स जो कि 29 और 30 मैंने अभी बताया। बी क्या हो जाएगा? सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर क्या होगा? बी मेरे भाई सही जवाब है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज गवर्न्ड बाय, है ना, नागरिकता खोने के नियम किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट। अगर आपकी नागरिकता को त्याग किया जाता है तो ये कहां पर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, नागरिकता अधिनियम 1955। यदि किसी की भारत की नागरिकता त्याग करवानी हो या किसी को भारत की नागरिकता दिलवानी हो तो उन सारी चीजों के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 यहां पर देखने को मिलेगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 यहां पर क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ओशन करेंट्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय विंड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो या फिर रिवर। ओशन करेंट्स किस वजह से होती है? प्राइमरी रीजन। देखो, ओशन करेंट्स की उत्पत्ति की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आसान भाषा में मैं बताऊं, ओशन करेंट्स मूव ड्यू टू द मूव फ्रॉम, ड्यू मत लिखना, मूव फ्रॉम हायर वाटर लेवल्स, हायर वाटर लेवल्स टू लोअर वाटर लेवल्स। आप यहां पर इसको भी समझ सकते, यानी कि जहां पर पानी का स्तर अधिक होगा वहां से पानी निचले स्तर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पुश किया जाता है, जो धक्का लगाया जाता है, वो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर पवन के द्वारा, विंड के द्वारा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। द कोल्ड करेंट अमंग दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड करेंट है? देखो, कोल्ड और वार्म कैसे होता है? ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जब मैं बात करता हूं ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट के बारे में, तो मेरे भाई ये जो कोल्ड करंट यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा, जब हम इस कोल्ड करंट के बारे में यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप कोल्ड करंट को देखते हो तो कोल्ड करंट का जो मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, ये मूवमेंट कोल्ड करंट का कहां से होता है? फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड, ऊपरी अक्षांश से निचले अक्षांश की तरफ ये चलते हैं। कौन? कोल्ड करंट। इसके बाद हमारे पास आता है वार्म करंट। जब हम वार्म करंट के बारे में यहां पर बात करते हैं तो ये वार्म करंट हमें क्या बताता है गाइस? जब हम वार्म करंट को यहां पर देखते हैं तो ये वार्म करंट लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड इसकी वर्किंग होती है। ठीक है,
तो यहां पर ये चीज यानी कि निचले अक्षांश से ऊपरी अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं। द कोल्ड करंट अमंग द फॉलोइंग, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, कुरोशियो ये भी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा जो है ये लेब्राडोर करंट है। लेब्राडोर करंट अगर आप देखोगे लेब्राडोर सी होता है ना, नॉर्थ अमेरिका के पास अगर आप देखोगे यहां पर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आती है लेब्राडोर करंट इधर की तरफ, क्योंकि यहां पर लेब्राडोर सागर है, ठीक है। तो इस वजह से एगुल हैज भी कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न, विच ओशियन हैज हाईएस्ट सैलिनिटी, निम्नलिखित में से कौन से ओशियन में सैलिनिटी अधिक है। अगर हम यहां पर बात करें सैलिनिटी के बारे में तो 4 बिलियन साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स अगो जो ओशियंस थे ये बन चुके थे, ऑलमोस्ट लगभग 4 बिलियन साल, और इनमें जो खारापन है वो 4% है, यानी कि प्रति 1 बिलियन 1% जो खारापन है वो बढ़ा। तो सबसे ज्यादा खारापन कौन से ओशन में हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, सबसे ज्यादा सलाइन यहां पर कौन सा है, और वो हमें देखने के लिए मिलता है अटलांटिक ओशन, क्योंकि सबसे ज्यादा ये घिरा हुआ है, कॉन्टिनेंटलिटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, और इसके अंदर हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिलेगी। टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू विंड, ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन, तो जाहिर सी बात है यहां पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्या करती है, ज्वार और भाटा का निर्माण करती है। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, ये जो रिंग ऑफ फायर है यानी कि ज्वालामुखी होती है कहां पर, हमारे समुद्र के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ये किससे एसोसिएटेड है, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, किस चीज से संबंधित देखने के लिए मिलता है। अगर आप पैसिफिक ओशियन को देखोगे ना, प्रशांत महासागर को अगर आप देखोगे तो प्रशांत महासागर में चारों तरफ ऐसे हमें रिंग ऑफ फायर देखने के लिए मिलेगा, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, भूकंप और ज्वालामुखी से ये संबंधित है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन, टेंशन, इरोजन, डिपोजिशन। फोल्ड माउंटेन्स जो होता है ना, ये फोल्ड माउंटेन जो है, फोल्ड माउंटेन, ये वलित पर्वत है। वलित पर्वतों के बारे में बात करें तो ये अपनी आयु के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत है। जैसे हमारे पास आते हैं एंशिएंट फोल्ड, एंशिएंट फोल्ड, एंशिएंट फोल्ड के बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं, इनकी जो एज इज मोर देन 2 बिलियन ईयर्स, 2 बिलियन साल से ज्यादा है। फिर हमारे पास आते हैं ओल्ड फोल्ड, ओल्ड फोल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी जो एज होती है, एज इज लेस देन 2 बिलियन, एज इज लेस देन 2 बिलियन बट एज इज मोर देन 200 मिलियन, क्लियर। तो ये हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं ओल्ड फोल्ड। फिर आते हैं न्यू फोल्ड, न्यू फोल्ड के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो एज होती है, जो आयु होती है, एज इज मोर देन 200 मिलियन, ठीक है, सॉरी एज इज लेस देन 200 मिलियन है, एज इज लेस देन 200 मिलियन, ये कंडीशन यहां पर आ जाती है। एंशिएंट फोल्ड के बारे में बात करते हैं तो हरमान की कन्वेक्शन करंट थ्योरी इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताता है। कौन, हरमान्स कन्वेक्शन करंट थ्योरी यहां पर बताता है। फिर उसके बाद अगर हम यहां पर इसको देखते हैं तो इसके बारे में हमें बताता है कोबर्स, कोबर्स
ओरोजेनिक थ्योरी, कोबर ओरोजेनिक थ्योरी, यहां पर प्लेट टेक्टोनिक, एंड जियोसिंक्राइन। क्लियर? ये यहां पर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो कंप्रेशन लगता है, यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब? कंप्रेशन, एक दाब लगेगा। ठीक है, तो दाब लगने की वजह से यहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये चीजें यहां पर याद रखिएगा। कंप्रेशन इज द राइट आंसर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या वोल्केनिक या फिर रेसिडुअल। हिमालयाज कैसे हैं? नए वलित पर्वत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कैसे पहाड़ होते हैं हिमालयाज? नए वलित पर्वत यहाँ पर। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू, अब मेरे भाई यहाँ पर याद रखेगा, जो ये खंड पर्वत होते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ये दो प्रकार से बनते हैं। कैसे? हमारे पास होता है, एक होता है फॉल्टिंग और दूसरा होता है रिवर्स फॉल्टिंग, भ्रंश और रिवर्स फॉल्टिंग। क्लियर? जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। जब हम यहां पर बात करते हैं भ्रंश के बारे में, तो भ्रंश कैसे होते हैं? मान लीजिए यहां पर हमारे पास कोई इंसेलबर्ग है। अब ये इंसेलबर्ग होता क्या है, इसको समझिए थोड़ा। कोई पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर विंड एक्शन लगा, घर्षण लगा हवा का, घर्षण लगने की वजह से इसका आपर्दन हुआ और आपर्दन होने की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एक इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग यानी कि ये जो चोटी थी, इस चोटी का अपर्दन हो गया और फ्लैट लैंड देखने के लिए मिला। ये है एक माउंटेन। ठीक, फिर यहां पर इसका अपर्दन हुआ, इसका अपर्दन होने की वजह से यहां पर ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मोनोनैड्स में। मोनोनैड्स में, और इन मोनोनैड्स के ऊपर भी क्या लगा? घर्षण लगा और ये परिवर्तित हो गए किसमें? सेकंड पैनिप्लेन। ठीक, तो अब यहां पर देखिए हमारे पास इंसेलबर्ग था। इस इंसेलबर्ग के ऊपर दरारें देखने के लिए मिली, लेट्स से फ्रैक्चर 1, फ्रैक्चर 2 या फिर फॉल्ट लाइन 1, फॉल्ट लाइन। यहां पर ये जो दरारें थी, इसने इसको तीन भागों में विभाजित कर दिया, B1, B2 एंड B3। यहां पर जो F1 और F2 है, इसके नीचे हमें देखने के लिए मिल रहा था क्या? संवाहन की धारा, यानी कि कन्वेक्शन करंट इसको हम लोग कहते हैं। और जैसे ये संवहन की धारा चली, यहां पर ये संवहन की धारा B2 को इधर की तरफ चला देती है और B3 को इधर की तरफ चला देती है। B1 इधर चलता है, B3 इधर चलता है, B2 बीच में ही रह जाता है। जब हम यहां पर इसको देखते हैं, तो ये B2 क्या किए हुए होता है, इसको B1 क्या किए होता है? B2 को होल्ड किया रहता है। तो जैसे ही ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तुरंत ही हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है कि B2 का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड देखने के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ, और एस्थेनोस्फेयर तक ये जाता है। एस्थेनोस्फेयर, और एस्थेनोस्फेयर ना तो सॉलिड है ना ही लिक्विड है, सेमी मोल्टन है। तो ये एक तरीके से क्या करती है? दाब लगाती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये दोनों ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और यहां पर ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और इस जगह को हम लोग
रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं, रिफ्ट वैली के नाम से भी इसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही जवाब देखने के लिए मिलेगा, भ्रंश इज द राइट आंसर। चलो, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, हिमालय, एंडीज, वोजेस या फिर रॉकीज। यहां पर ब्लॉक माउंटेन का सही जवाब क्या है ना, ब्लॉक माउंटेन का सही जवाब क्या देखने के लिए मिलेगा, जो सही जवाब है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, वोजेस। क्लियर, वोजेस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज रिलेटेड टू, समुद्र तल प्रसार किससे संबंधित है, प्लेट टेक्टोनिक, वेदरिंग, इरोजन, सेडिमेंटेशन। जाहिर सी बात है, यहां पर जो समुद्र की जो चट्टाने होती हैं, ये चट्टाने क्या करती हैं, ये चट्टाने आपस में एक दूसरे के साथ फैलती हैं, ये इधर की तरफ बढ़ेगी और ये इधर की तरफ, और इसी को प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं, है ना, प्लेट विवस्त्रनिका इसको कहा जाता है। चलो 19वें प्रश्न में, मिड ओशनिक रिज आर फॉर्म्ड ड्यू टू, मिड ओशनिक रिज जो होती है ये किस वजह से बनती है। मिड ओशनिक रिज के बारे में जब हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो ये जो मिड ओशनिक रिज ये यहां पर बनती है डाइवर्जेंट, वही प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ओशनिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, और यहां पर क्या बना, डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने के लिए मिल जाता है। अब सारी सीमा यहां पर, चल, विच लेयर ऑफ ओशन हैज अ मैक्सिमम मैराइन लाइफ। देखो, सबसे ज्यादा मैराइन लाइफ कौन से ओशन में, कहां पर हमें देखने के लिए मिलेगी। ओशन की जो डिवीजन है वो हिप्सोग्राफिक, हिप्सोग्राफिक कर्व में बताया गया। यहां सतह है, यहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, शेल्फ ब्रेक है, कॉन्टिनेंटल शेल स्लोप, देन एबेसल प्लेन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक जगह होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन में सनलाइट डायरेक्ट आती है, यहां पर जीव जंतु वनस्पति ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो इस वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर ज्यादा हमें देखने के लिए मिल जाती है वनस्पति और जीव जंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न, सिटीजनशिप बाय डेसेंट, है ना, वंश यानी कि उत्कार द्वारा नागरिकता अप्लाई कैसे होती है। बॉर्न अब्रॉड टू इंडिया, इंडियन पेरेंट्स, है ना, विदेश में भारतीय माता पिता से जन्म होने पर, बॉर्न इन इंडिया, मैरिज, नेचुरलाइजेशन। किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि भारत से बाहर होता है, तो और उसके जन्म के दौरान यदि उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई भी एक भारत में जन्म मतलब किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि भारत से बाहर होता है और उस व्यक्ति के जन्म के दौरान उसके दोनों माता पिता या दोनों में से कोई भी एक अगर भारतीय नागरिक है, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाती है। तो ये चीज यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगी, तो इस बात को भी यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, नेचुरलाइजेशन रिक्वायर्ड, 5 साल भारत में रहना है, 11 साल भारत में रहना है, 2 साल भारत में रहना है, या फिर नो कंडीशन। मेरे भाई अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं नेचुरलाइजेशन के बारे में, तो मेरे भाई यहां पर होना चाहिए, शर्त तो होती है लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ा गया है, यहां पर 10 साल होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था 10 साल, लेकिन हालांकि कुछ अगर आप स्रोतों को पढ़ोगे तो वहां पर आपको 11 साल भी मिल जाएगा। मैं 11 वर्ष को भी गलत नहीं कहूंगा, लेकिन अमूमन 10 वर्ष यहां पर रखा गया है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 23वें, विच राइट इज ओनली फॉर द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार है।
इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम बात करें कानून के लिए, कानून के समक्ष समानता, तो यहाँ पर आता है अनुच्छेद 14 जो कि नागरिकों को नहीं प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है जो कि नागरिकों को प्राप्त है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो कि अनुच्छेद 21 है, ये नागरिकों के साथ साथ अन्य देश के नागरिकों को भी प्राप्त है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 ये अन्य देश के नागरिकों को भी प्राप्त है। 14 भी अन्य देश के नागरिकों को प्राप्त है, 21 भी अन्य देश के नागरिकों को प्राप्त है, 23 और 24 भी अन्य देश के नागरिकों को प्राप्त है। भारत के नागरिकों को केवल और केवल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, 24वां प्रश्न। विच ओशन करंट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला या फिर कैनरी करंट। यहां पर हमसे पूछ रहा है कौन सा ओशन करंट है जो कि वेस्टर्न यूरोप के तापमान को क्या करता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक, चलो। एंडीज माउंटेन्स आर, एंडीज माउंटेन्स कैसे, एंडीज जो पर्वत यहां पर देखने के लिए मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ये कैसे हैं, ये वलित पर्वत होते हैं। जब दक्षिणी अमेरिका का मूवमेंट वेस्टवर्ड हो रहा था, पश्चिम की तरफ हो रहा था, तो उस समय एंडीज की उत्पत्ति यहां पर देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो ये चीज है। 26 रिफ्ट वैली आर फॉर्म ड्यू टू, अभी मैंने आपको बताया फॉल्टिंग, भ्रंश से यहां पर क्या बनती है, रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट घाटियों की उत्पत्ति होती है। अभी हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया था। विच इज द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, है ना, टोंगा, मेरियाना, जावा या फिर पेरू। यहाँ पर ट्रेंच के बारे में पूछ रहा है, कौन सी सबसे गहरी ट्रेंच देखने के लिए मिलती है, तो आप सबको पता है मेरियाना ट्रेंच यहाँ पर सबसे क्या है, गहरी है। ठीक है, कौन सी है सबसे गहरी, महासागरीय गर्त जो है वो कौन सी है, मेरियाना गर्त देखने के लिए मिलेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा वो हमने यूके से यहां पर ले रखा है। ठीक है, यूके इज द राइट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो सही जवाब इसका हमने क्या दिया, यूके, यानी कि ब्रिटेन और इंग्लैंड। ठीक है, विच अथॉरिटी ग्रांट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, अगर पंजीकरण द्वारा नागरिकता किसी को मिलती है तो पंजीकरण नागरिकता कौन यहां पर देता है, कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार यहां पर प्रदान करती है। और केंद्र सरकार में भी जो गृह मंत्रालय है वो यहां पर नागरिकता संबंधित कार्य करता है। 30वां प्रश्न आपके लिए यहां पर, इस प्रश्न को देखिएगा और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इस पूरे सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।